स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? जी सर। चलें। अच्छा जी बेटा, आज हम पढ़ेंगे इडियोमेटिक फ्रेजेस। ठीक है। इडियोमेटिक फ्रेजेस बेसिकली होता ही है, सर पहले भी आपको बताया था कि बेसिकली ये इंग्लिश के जो है ना वो कुछ मुहावरे होते हैं जो यानी स्पेसिफिक टाइम में बोले जाते हैं। और जिस जब वो सिचुएशन क्रिएट होती है तभी इनको बोला जाता है। और दूसरे नंबर पे ये है कि इनके अंदर हम चेंजिंग नहीं कर सकते, जैसे लैंग्वेज के अंदर होते हैं इनको ऐसे ही बोला जाता है। तो सबसे पहला जी हमारे पास टू बी डेड अगेंस्ट। इसका मतलब होता है जी डेड अगेंस्ट का सख्त मुखालिफ होना। ठीक है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि जी फॉर एग्जांपल कि मुस्लिम कंट्रीज आर डेड अगेंस्ट इसराइल। मुस्लिम कंट्रीज वो इसराइल के सख्त मुखालिफ है। तो डेड अगेंस्ट मतलब बहुत हद तक जो है ना वो मुखालत होना। डेड के लफ्ज से आपको पता लग जाएगा जी डेड जो है ना बेसिकली यानी एंड दर्जे तक बंदा जो है ना वो जब पहुंच जाए उस वक्त तक भी मुखालफत खत्म ना हो, तो उस वक्त ये बोला जाता है जी डेड अगेंस्ट। बहुत ज्यादा सीवियर किस्म की पोजीशन हो। सेकंड नंबर टू बी इन फॉर इट। इसका मतलब ये है कि किसी बुरे काम में मुलवस होना। टू बी इन्वॉल्व इन सम एक्शन विच विल ब्रिंग पनिशमेंट और रुइन। यानी कोई ऐसा काम करना कि जिस पर आपको सजा मिले। ठीक है। या यानी ऐसा काम जिससे बंदा मुलवस हो जाए, उसका एंड पे जो है ना वो नतीजा बहुत बुरा हो। टू बी इन फॉर इट इसका मतलब ये होता है। टू बी अप टू इसका मतलब होता है जी किसी काम का अहल होना, एलिजिबल होना। ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं आर अप टू द वर्क, वो काम के लिए एलिजिबल है। अप टू इक्वल होना। ठीक है। आगे जी टू वेल टू डू इसका मतलब होता है जी अमीर, वेल टू डू। ठीक है। अमीर और कबीर मतलब अमीर बड़ा होना, अमीर होना, रिचेस्ट पर्सन। टू बी अप एंड डूइंग इसका मतलब होता है जी किसी काम में मशगूल होना। टू बी अप एंड डूइंग। तो टू बी वर्किंग एक्टिवली, बड़े एक्टिव तरीके से, बड़े ही जो है ना वो दिमाग से मुतवज्जे होकर काम करना। टू बी अप एंड डूइंग। आगे हमारे पास जी टू बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। इसका मतलब होता है कि बेहतर चीज इसको हासिल करने की टू बोर्न टू बी वर्थ वाइल। टू बी वर्थ वाइल यानी समथिंग वर्थ ट्राइंग फॉर, बेहतर चीज जिसको हासिल करने की कोशिश की जा सके, वर्थ वाइल से कहते हैं। ठीक है। टू बी वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड इसका मतलब होता है कीमती सोने से तोलने के काबिल। टू बी वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। कोई बात आपको अच्छी लगती है तो उस वक्त बंदा जो है ना उसको अप्रिशिएट करता है जी ये बात जो है ना बेसिकली क्या है कि इट्स वेट इन गोल्ड, सोने से तोलने के काबिल, समथिंग वेरी वेरिएबल। कोई चीज आपके लिए बहुत वैल्यूबल हो तो वहां पर ही बोला जाता है टू बी वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। आगे जी टू बी इल एट ईज इसका मतलब होता है बेचैन होना, परेशान होना, कंफ्यूज होना, वेक्स्ड होना। ठीक है। तो वहां पर ही हम ये बोलते हैं कि टू बी इल एट ईज, टू बी डिस्टर्ब इन माइंड, रेस्टलेस, बेचैन होना, परेशान होना। टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड्स ख्यालों में मगन, गुम। टू बी एब्सेंट माइंडेड। तो लॉस्ट इन द क्लाउड्स का मतलब यानी कि बादलों में गुम होना, यानी ख्यालात में गुम होना। ठीक है। ख्यालात की दुनिया में चला जाना, इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर जो है ना वो चला जाना। टू बी लॉस्ट इन क्लाउड्स। टू बी कॉट नैपिंग इसका मतलब होता है टू बी कॉट नैपिंग यानी टू बी टेकन अनअवेयर्स, बेखबरी में पकड़ा जाना। जिस तरह हम कहते हैं कि द थीफ वाज कॉट नैपिंग कि जो चोर है उसको बेखबरी में पकड़ लिया गया।
नैपिंग, बेखबरी, अनअवेयर। टू बी कोट रेड हैंडेड, इसका मतलब होता है रंगे हाथों पकड़े जाना। ठीक है, यानी टू बी कॉट इन द वेरी एक्ट ऑफ कमिटिंग क्राइम, के जुर्म करते वक्त जो है ना किसी को पकड़ लेना, तो कॉट रेड हैंडेड का मतलब ये होता है। देन हमारे पास के टू बी ऑल ears, यानी टू बी ऑल ears, ईयर मतलब कान, तो ऑल ears यानी पूरे तवज्जो से सुनना, टू लिसन अटेंटिवली। तो इसमें यानी इसका मतलब ये होता है कि ऑल ears यानी पूरे कानों के साथ सुनना, यानी कि मुतवज्जे होकर सुनना। उसके बाद हमारा टू बी नो चिकन। Yes, sir. अच्छा जी, उसमें ये है कि टू बी नो चिकन, टू बी लॉन्गर यंग बट फुली मेच्योर, यानी बच्चा होना लेकिन मेच्योर होना। ठीक है, टू बी नो चिकन। टू बी लैटिन और ग्रीक या डबल डच। ठीक है, अ लैंग्वेज विच इज नॉट अंडरस्टूड बाय अ पर्सन। टू बी लैटिन इस तरह करना है, टू बी ग्रीक या डबल डच यानी ऐसी जुबान की जहाँ समझ ना आना। ठीक है, यानी ऐसी जुबान हो कि जो समझ ना आती हो। अब लैटिन लैंग्वेज जाहिर है कि नहीं समझ आएगी, ग्रीक लैंग्वेज ना समझ आए, तो वहां पर इस तरह की फ्रेज बोली जाती है कि लैटिन। ठीक है, ये टू बी ग्रीक या डबल डच। टू बी अ नो बॉडी, टू बी नो बॉडी का मतलब होता है टू बी अ पर्सन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, यानी किसी को कोई अहमियत ना होना। टू बी अ नो बॉडी। टू बी समबडी यानी जिसको अहमियत हो, टू बी अ पर्सन ऑफ सम इम्पोर्टेंस, ऐसा पर्सन की जिसकी अहमियत हो, और नो बॉडी मतलब जिसकी अहमियत ना हो। आगे जी, टू बी एट द बैक एंड कॉल ऑफ। ठीक है, इसका मतलब होता है कि टू बी एट द बैक, एट द बैक एंड कॉल ऑफ, यानी हर वक्त जो है ना वो मदद के लिए तैयार रहना। ठीक है, टू बी एट द बैक एंड कॉल ऑफ, इसका मतलब ये होता है कि यानी कि फुली, यानी कि तैयार रहना, रेडी रहना काम करने के लिए। कोई उसको ऑर्डर मिले तो वो खिदमत के लिए तैयार रहे, इस तरह उस तरह से। यानी कोई पर्सन मतलब जो है ना अपना यानी वो मास्टर का, अपने ऑनर का इतना ही वो ओबीडियंट है कि वो इस इंतजार में रहता है कि जी उसे कोई ऑर्डर मिले तो वो जाए, तो उस वक्त ही बोला जाता है टू बी एट द बैक एंड कॉल ऑफ। ठीक है, आगे जी, टू बी एट डेस्क ऑन, ये पूछा गया बीपीएससी के अंदर। इसका मतलब होता है जी लड़ाई के लिए तैयार रहना, एट डेगर्स ड्रॉन, लड़ाई के लिए तैयार रहना। टू बी बिटर एनिमीज, यानी बस जिस बंदे के सख्त कोई दुश्मन हो, दुश्मनी हो, तो वो हर वक्त क्या रहता है, लड़ाई के लिए तैयार रहता है, तो उस वक्त ही बोला जाता है। टू बी एट होम, इसका मतलब होता है कि जी एट होम, यानी टू नो अ सब्जेक्ट वेल, दिस पर्सन इज एट होम इन इंग्लिश, कि ये जो पर्सन जो है ना ये क्या है, एट होम इन इंग्लिश, यानी एक्सपर्ट है, माहिर होना। टू नो अ सब्जेक्ट वेल। टू बी एट होम विद, इसका मतलब होता है कि दोस्ताना ताल्लुकात। ठीक है, टू बी ऑन फ्रेंडली टर्म्स, टू बी एट ईज, यानी किसी पर्सन का जो है ना किसी के साथ जो है ना दोस्ताना ताल्लुक हो, फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, तो टू बी एट अ होम विद हम वहां पर यूज करेंगे। और टू बी एट अ लॉस, इसका मतलब ये होता है कि परेशानी में होना, यानी कुछ समझ ना आना, टू बी एट लॉस। तो टू बी अनएबल टू अंडरस्टैंड और डिसाइड, यानी इस तरह की सच a सिचुएशन इन विच अ पर्सन कैन नॉट डिसाइड द थिंग, कि ऐसा यानी ऐसी कंडीशन के जिसमें पर्सन कोई यानी मामला जो है ना उसको डिसीजन ना ले सकता हो, इस तरह की सिचुएशन में होना। टू बी एट लार्ज, इसका मतलब होता है आजाद घूमना, फ्री होना बिल्कुल, यानी कि बगैर किसी टेंशन के, विदाउट एनी फियर, एनी टेंशन, एनी हेजिटेशन। तो वहां हम कहते हैं जी कि ये क्या एट लार्ज है, मतलब आजाद है। अच्छा, आगे हमारे पास टू बी एट सी, इसका मतलब ये होता है कि परेशानी में होना, जिस तरह एट लॉस है इसी तरह एट सी है, यानी जाहिर है कि जो बंदा समुंदर में है तो फंसा हुआ है, परेशान है, कोई उसके लिए किनारा नहीं, तो कंफ्यूज्ड या अनएबल टू अंडरस्टैंड, कि जिसको समझ कुछ ना है। ठीक है, आगे जी, टू बी एट सिक्स एंड सेवन, ये एट सी भी पेपर में आया हुआ है, एट लार्ज भी आया हुआ है, एट लॉस भी आया था, और इसी तरह डैगर्स डॉन ये भी आया हुआ है पेपर में। तो आगे जी, टू बी एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब होता है कि नाजुक लम्हा। ठीक है, जिस पर यानी कि इंसान फैसला ना कर सके, एट वंस विट्स एंड,
नॉट नो व्हाट टू डू एट अ क्रिटिकल मोमेंट, कि जिससे बंदे को ये ना पता लगे जी काम कैसे करना है, डिसीजन कैसे लेना है। ठीक है, तो उस वक्त की जो कंडीशन होती है उसको ये कहते हैं टू बी एट वंस विट्स एंड्स। अच्छा जी, टू बी इन बैड ऑर्डर, किसी की बुराई मशहूर होना। टू बी इन बैड ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है खुशबू, यानी बुरी खुशबू होना, मतलब ये किसी की बुराई मशहूर हो जाए। टू बी अनपॉपुलर विद समवन, ठीक है, कोई बंदा मतलब जो है ना क्या हो जाए, अनपॉपुलर हो जाए, गैर मशहूर हो जाए। ठीक है, यानी जो है ना बुराई का मशहूर हो जाना, बुराई का फैल जाना। जैसे हम कहते हैं ना कि जी दिस पर्सन इज थीव, ये बंदा जो है ना वो चोर है। और ये क्या है कि ही इज अ इन बैड ऑर्डर, यानी कि ये बुराई में मशहूर है। इसी तरीके से टू बी वंस कप्स, यानी एक कप में होना, यानी कि मतलब ये है कि टू बी ड्रंक, कि जो बंदा जो है ना ड्रंक ड्रंक पर्सन होता है ना, जो यानी कि वाइन पी ले जाता है और उसकी अकल जो है ना बिल्कुल बंद हो जाती है, तो हमके वहां पर ये बोला जाता है वंस कप्स, शराब पीकर टुन हो जाना, टू बी ड्रंक। आगे जी हमारे पास नेक्स्ट इडियम है कि टू बी इन कीपिंग विद, इसका मतलब होता है किसी काम को किस चीज के मुताबिक अस्सलाम वालेकुम। करना, यानी के मुताबिक, जुनेद साहब क्या हाल है? अकॉर्डेंस ठीक है। विद, कीपिंग विद, सर अकॉर्डेंस विद, और टू बी ना आवाज फिक्स, आ और रही है ये रह मेरी? गए, ये भी रह गए ऊपर दो तीन सर दफे। वो एक बच्ची वालेकुम कह रही है सलाम। कि मेरी ना क्लास जी ज्वाइन जी। करवाएं, एक मेंबर कह रहा है सर मेरी हाँ, क्लास ज्वाइन करवाएं। क्या? क्लास एक बच्ची मेंबर है, उनकी क्लास नहीं ज्वाइन हो रही। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि मेंबर है, उनकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। क्लास ज्वाइन सबकी कर ली सर मैंने, कोई भी नहीं छोड़ा। ठीक ठीक। हाँ जी। अच्छा जी बेटा, हम चल रहे थे, ये ना बड़े इंपॉर्टेंट इडियम्स है अब जो आगे आ रहे हैं ना। ये टू बी इन बैड ऑर्डर, इसका मतलब होता है बुराई के में मशहूर हो जाना। ऑर्डर तो बेसिकली खुशबू कहते हैं, ओ डी ओ यू आर, ऑर्डर खुशबू को कहते हैं, बुरा सॉरी बदबू को कहते हैं। ठीक है ना, बैड स्मेल को कहते हैं। तो टू बी इन बैड ऑर्डर मतलब ये कि बुराई में मशहूर हो जाना। ठीक है, बुराई का फैल जाना। टू बी वंस कप्स, ठीक है, कप हो जाना, यानी कि जो है ना कि शराब पी कर टोन हो जाना, इसका मतलब ये है। ड्रंकन, इसका मतलब होता है टू बी ड्रंक। टू बी इन वंस एलिमेंट्स, इसका मतलब होता है खुशगवार मूड में। ठीक है, टू बी इन वंस एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि टू बी इन प्लेजेंट और हैप्पी मूड, मतलब ये कि बंदा जब खुशगवार मूड में होता है तो उस वक्त ये बोला जाता है टू बी इन वंस एलिमेंट्स। बेटा इसमें ना परेशान नहीं होना आपने, इसको एक दफा जो है ना समझ लें, दो इसको जो है ना आपने दो तीन दफा यानी पढ़ना है, तो फिर इंशाल्लाह आपको जो है ना ये समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, ये इडियम्स है। बेसिकली उसने मीनिंग पूछना होता है ना, चार ऑप्शन होते हैं तो इनमें से किसी एक को आपने टिक करना होता है। तो ये अब इसके इनके ना मीनिंग आप समझ लें बस। टू बी इन वंस एलिमेंट्स यानी खुशगवार मूड में होना। टू बी आउट ऑफ वंस एलिमेंट्स, इसका मतलब होता है कि एलिमेंट से बाहर होना, मतलब ये कि गुस्से में होना, अनप्लेजेंट या अनहैप्पी मूड में होना। टू बी इन अ फिक्स, ये सवाल ही पूछा उसने, इन अ फिक्स मतलब मुश्किल में होना। अब ये तीन इडियम सेम हो गए जी, एट अ लॉस, एट सी और इन अ फिक्स। तीनों का मतलब क्या है, मुश्किल में होना, परेशानी में होना। टू बी इन अ डिफिकल्ट पोजिशन। और कीपिंग विद का पहले भी आ गया था जी, अकॉर्डेंस विद के मुताबिक होना। अच्छा आगे जी, टू बी इन वर्ड्स गुड बुक और टू बी वंस बैड बुक्स, ये दो आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो टू बी इन वंस गुड बुक्स का मतलब होता है किसी बंदे की अच्छी किताब में होना, नहीं पसंदीदा होना, किसी बंदे के लिए फेवर होना, पसंदीदा होना, बेहतर होना, किसी के लिए अच्छा होना, अजीज होना। तो जिस तरह कहते हैं टू बी इन वंस फेवर, टू बी इन वंस बैड बुक्स मतलब है कि टू फॉल इन डिसफेवर, यानी डिसफेवर में होना, हिमायत ना मिलना। टू बी नॉट टू बी लाइक्ड बाय समवन, कि कोई बंदा जिसको मतलब पसंद नहीं करता, तो वहां पर भी ये बोला जाता है टू बी वंस बैड बुक्स। टू बी ना प्रिटी पास, इसका मतलब होता है, प्रिटी पास का मतलब यानी मुश्किल हालात में होना। ठीक है, प्रिटी पास। तो टू बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में होना यानी मुश्किल मुश्किल हालात में होना। ठीक है, प्रिटी पास, छोटा जो पास होता है, तो बेसिकली मतलब ये कि मुश्किल मरहले में होना। इसको आप भी याद रख सकते हैं, जिस तरह पास बने होते हैं ना इधर माउंटेन एरियाज में, तो वो जो पास होते हैं बेसिकली नेचुरल वे होता है एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन में जाने के लिए।
पास, तो डेफिनेटली वो क्या होता है कि वहां बड़ा खतरनाक रास्ता होता है। तो इस लिहाज से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि टू बी इन अ प्रीटी पास के यानी कि मुश्किल हालात में होना। अब आप कह सकते हैं कि जी पाकिस्तानी यानी कि मोस्टली पाकिस्तानी पीपल आर लिविंग देयर लाइफ इन अ प्रीटी पास, मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। टू बी इन द वेन ऑफ, इसका मतलब होता है पहली सफ में शामिल होना, यानी टू बी इन द फ्रंट रैंक, रैंक में पहले होना, या टू टेक द लीड यानी क्यादत करना, सफ में शामिल होना, पहली सफ में आना, आगे आगे आना। टू बी इन द वैन ऑफ, वैन में मतलब पहले आ जाना, लाइन में आ जाना, ठीक है, लीड करना, आगे आगे बढ़ना। टू बी इन द एयर, इन द एयर का मतलब होता है हवा में होना यानी अफवाह, ठीक है। टू बी रूमर्ड, जिससे हम कहते हैं ना कि जनाब के दिस न्यूज इन द एयर, ये तो हवा, ये तो जो खबर है बेसिकली इन द एयर है, यानी कि कोई ऑथेंटिक नहीं है, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, मतलब लिगेसी नहीं है। टू बी इन द रॉन्ग बॉक्स, मतलब बुरे बॉक्स में होना, यानी दिल की ख्वाहिश पूरी ना होना। टू बी इन द रॉन्ग बॉक्स, ठीक है। बॉक्स से मुराद यहाँ पर दिल ले ले, और रॉन्ग से मतलब बुरा, यानी कि दिल में बुरा दिल होना, यानी कि जिस दिल में ऑन द वेन, इसका मतलब होता है कमजोरी की तरफ माइल होना। टू बी ऑन द वेन, टू बी डिमिनिशिंग, कमजोर होना, डिमिनिश का मतलब होता है खत्म होना, कमजोरी की तरफ माइल होना। जिस तरह हम कहते हैं कि जिस तरह माय फादर इज अ पेशेंट ऑफ शुगर, सो ही इज ऑन द वेन, यानी वो कमजोर है, इस तरह हम बंदा कह सकते हैं। सो टू बी ऑन द कारपेट, यानी कारपेट पे होना, यानी जेर बहस होना। जिस तरह हम कहते हैं कि द टॉपिक ऑफ पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन ऑन द कारपेट, गुर्बत और महंगाई के जो टॉपिक है वो जेर बहस है। टू बी अंडर डिस्कशन होना, टू बी ऑन कारपेट मतलब जेर बहस होना, अंडर डिस्कशन होना। टू बी वंस लास्ट लेग्स, यानी गिरने के करीब होना, किसी की यानी आखिरी टांग, मतलब ये कि गिरने के करीब, यानी टू बी अबाउट टू क्लैप्स और फॉल डाउन, यानी ऐसा कोई पर्सन जो गिरने के करीब हो, कोलैप्स करने के करीब हो, और जिसको यानी कि उरूज जिसका खत्म हो रहा हो, ठीक है। इस तरह भी हम जो है ये कह सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं ना कि द पोजीशन ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल आर ऑन देयर ऑन देयर लास्ट लेग्स, मतलब वो बेचारे बिल्कुल आखिर यानी गिरने के करीब है, एंड होने के करीब है, यानी कि जब किसी भी चीज का सवाल हो रहा हो ना, ऑन वंस लास्ट लेग्स। टू बी आउट ऑफ सोर्ट्स, आउट ऑफ सोर्ट्स मतलब बेसिकली एक नेचर फितरी चीज, तो सोर्ट से होना मतलब ये कि बीमार होना। टू बी अनवेल, ठीक ना होना, बीमार पड़ जाना, बुखार हो जाना, कुछ और मसला बन जाए, तो वहां यूज करते हैं टू बी आउट ऑफ सोर्ट्स। टू बी अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड बेटा होता है कि जी उधर पीछे मैंने पढ़ा था ना कि इनटू द क्लाउड, यानी उसमें ख्यालात में मगन होना। अंडर द क्लाउड का मतलब होता है कि बादल के नीचे, यानी कि मुसीबत में होना। टू बी आउट ऑफ फेवर, यानी परेशानी में होना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है कि टू बी अंडर वंस थंब, ठीक है, यानी किसी के अंगूठे के अंडर में होने, यानी मुकम्मल इख्तियार होना। जब आप किसी पर्सन को अपने, जो आपके नीचे कोई काम करते हैं, आप उसको फुल्ली अथॉरिटी दे देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जनाब के अली इज माई असिस्टेंट एंड ही इज अंडर माई थंब, यानी वो मुकम्मल मेरे इख्तियार में है, ठीक है। यानी अंगूठे के नीचे होना, यानी किसी बंदे का, किसी पर्सन को, किसी भी चीज को अपने इख्तियार में ले लेना। टू बी अंडर सम वंस कंट्रोल, कोई ऐसा बंदा कि जो किसी के कंट्रोल में हो, तो हम कहते हैं कि जनाब के दैट पर्सन इज अंडर द थंब, ठीक है। ये कि ये जो बंदा है ये क्या है, उसके मुकम्मल इख्तियार में है। और टू बी द ऑर्डर ऑफ द डे, इसका मतलब होता है कि जी राइजुल वक्त, जो यानी कि आम हो सोसाइटी के अंदर ना, वो वक्त की जरूरत हो, फैशन हो जिस चीज का, समथिंग विच इज पॉपुलर और कॉमन एट अ पर्टिकुलर टाइम। जिस तरह आप समझते हैं कि जी ना ये रिवाज है, फलां चीज के रिवाज है, तो वहां पर बोला जाता है ऑर्डर ऑफ द डे। जिस तरह हम कहते हैं ना, कोई फॉर एग्जांपल कोई कपड़ों का कोई स्टाइल है, हेयर स्टाइल है, तो हम कहते हैं जनाब के दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डे, ठीक है। कि ये दिन का मतलब ये रिवाज है, मतलब ये रिवाज चल रहा है, इस तरह सूट पहनना, कपड़े पहनना वगैरह, जिस तरह हम कहते हैं। तो ये इडियम इंपॉर्टेंट है। आगे जी, टू बी अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब होता है कि पुराने ब्लॉक के ही चिप होना, मतलब ये है कि खानदानी खसलत एक जैसा होना, नेचर के लिहाज से या कैरेक्टर के लिहाज से। टू बी टू हैव द सेम नेचर एंड कैरेक्टर,
तो टू अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, हम कहते हैं जी अली एंड अहमद आर अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अली और अहमद जो है ना वो करेक्टर के लिहाज से मतलब बिल्कुल यानी एक जैसा नेचुरल, जाहिर है कि फैमिली जो पर्सन होते हैं तो वो कैरेक्टर या नेचर के लिहाज से उनकी जो है ना आपस में क्वालिटीज के लिहाज से मिल जाते हैं, तो उसके लिए जो इस तरह की सिचुएशन के लिए हम ये इडियम यूज कर सकते हैं कि चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा, टू बी आउट ऑफ पॉकेट, इसका मतलब ये होता है कि यानी कि पॉकेट से बाहर होना, मतलब ये है कि टू हैव नो रेडी मनी, कि जिसके पास जो है ना पैसे ना हो, टू बी आउट ऑफ द पॉकेट। अच्छा, उसके बाद जी टू हैव अ रोरिंग ट्रेड। रोरिंग ट्रेड का मतलब होता है, रोर का मतलब होता है ना जी रोर, रोर करना यानी कि बढ़ना, आवाज को भी कहते हैं रोर, ठीक है। तो टू हैव अ रोरिंग ट्रेड का मतलब ये है कि तजारत का बेहतर होना, कारोबार का बेहतर होना, टू हैव अ सक्सेसफुल बिजनेस, कि जिस बंदे का कारोबार बेहतर चल रहा है तो हम कहते हैं जनाब कि ही हैज अ रोलिंग ट्रेड, कि उसका भी कारोबार जो है ना बेहतर है। उसके बाद जो टू ब्रिंग टू द हैमर, हैमर का मतलब क्या होता है जी कि उसको कसाई को भी कहते हैं, तो कसाई के पास लेके आ जाना, मतलब ये है कि किसी चीज को बेच देना, बोली लगवा कर किसी चीज को बेच देना, नीलाम कर देना, टू सेटल या सेल बाय ऑक्शन, किसी भी चीज को मिसाल के तौर पर जो है ना बोली लगवा कर क्या कर देना, नीलाम कर देना। जिस तरह जो है ना हम कहते हैं जी पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान जो गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट, बेसिक फेडरल गवर्नमेंट ब्रोड टू द हैमर, ठीक है, ब्रोड द पीआईए टू द हैमर, ठीक है। क्यों जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कर दिया, पीआई को नीलाम कर दिया। इसके साथ जो टू स्ट्राइक का बार्गेन, बार्गेन का मतलब होता है जी बार्गेनिंग करना, मतलब डिस्कशन कर लेना। तो मकसद ये है कि सौदा तय कर लेना, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, आपस में मिल बैठ के बात कर लेना। टू सेटल द टर्म्स ऑफ बार्गेन, ठीक है, सौदा तय कर लेना, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना वगैरह। अच्छा, टू बीट अ रिट्रीट, इसका मतलब होता है कि टू बीट अ रिट्रीट का मतलब होता है कि शिकस्त खाकर भाग जाना। टू रिटायर हैस्टली, जल्दी से तेजी से निकल जाना, भाग जाना, टू बीट अ रिट्रीट। तो जब हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम कहते हैं कि जी जो देयर वाज अ फाइट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड इंडिया जो है वो बैट अ ट्रीट फ्रॉम द वॉर, कि जो है ना वो शिकस्त खाकर भाग गए। तो स्ट्राइक वाज फ्लैग, इसका मतलब कि किसी झंडे को मतलब जो ना गिरा देना, मतलब ये है कि सरेंडर कर देना, हार मान लेना, शिकस्त खाकर भाग, दोनों का मतलब रिट्रीट। और तो अच्छा जी, उसके बाद टू गिव क्वार्टर, क्वार्टर दे देना, ठीक है, चौथाई हिस्सा दे देना, मतलब ये है तरस खा लेना। टू शो मर्सी टू द डिफीटेड और द वीक, किसी कमजोर पर या शिकस्त खुर्दा शख्स पर जो है ना वो तरस खा लेना, तो उस वक्त क्या कहते हैं, यानी किसी पर रहम करना, गिव क्वार्टर उसे कहते हैं, ठीक है। गिव क्वार्टर, टू गिव क्वार्टर, क्वार्टर दे देना, हिस्सा दे देना। जिस तरह चैरिटी, कुछ पैसे कुछ सिक्के गरीबों को दे देना, कमजोर को, या आपने देखा जी उसको आपने पैसे दे दिए, तो गिव क्वार्टर उसके लिए यूज करते हैं। प्रोवाइड करना, ग्रांट करना, देना, अता करना। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, इसका मतलब होता है स्पर ऑफ द मोमेंट का, यानी इसी लम्हे, एडवांस, फौरी तौर पर। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, उसी लम्हे, यानी कहते हैं कि जिस तरह के व्हेन इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान, कि जो पाकिस्तान पर जो है ना हमला किया, तो हम क्या कह सकते हैं जी, तो लगा पाकिस्तान ऑल्सो द स्पर ऑफ द मोमेंट, ठीक है, रिस्पॉन्ड टू इंडिया, उसी लम्हे पाकिस्तान ने भी क्या कर दी, रिस्क कर दी ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, बिल्कुल एन लम्हे। इन द निक ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है ठीक वक्त पर, इसका मतलब ये जस्ट एट द राइट टाइम। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट या इन द निक ऑफ टाइम, उसी लम्हे। और एट द 11th आवर, ठीक है, 11th आवर मतलब 12 घंटे तक में, ठीक है, यानी एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी लम्हे तक, ठीक है। तो हम ये सकते हैं जी, जैसे ना फॉर एग्जांपल के द प्रेजेंट कंडीशन वाज शोइंग दैट द पाकिस्तान वाज लूजिंग द मैच फ्रॉम इंडिया, बट एट द 11th आवर पाकिस्तान वन द मैच सडनली, के स्टार्टिंग में तो यही लग रहा था जी पाकिस्तान मैच हार जाएगा, बट एट द 11th आवर स्टूडेंट्स आर वेस्टिंग देयर टाइम, ठीक है, द स्टूडेंट्स आर किलिंग देयर टाइम, देयर प्रीशियस टाइम, कि जो स्टूडेंट्स अपना वक्त जाया कर रहे हैं, कीमती वक्त जाया कर रहे हैं, ठीक है, इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज,
फजूल किस्म की एक्टिविटीज में। टू बिड वंस टाइम, इसका मतलब ये होता है कि मुनासिब मौके की तलाश में होना। टू बिड वंस टाइम, ठीक है। टू वेट फॉर सूटेबल अपॉर्चुनिटी, मतलब ये है कि जो मुनासिब मौका मिलने का इंतजार करना, ठीक है। टू बिड वंस टाइम जिस तरह हम कैसे पाकिस्तानी आर्मी जो है ना बेसिकली क्या है कि बैट इट्स टाइम, ठीक है, टू अटैक ऑन इंडिया, के मुनासिब मौके की तलाश में थी इंडिया पर हमला करने के लिए। तो बिड वंस टाइम का मतलब होता है मुनासिब मौका, ठीक है। टू फाइंड द सूटेबल अपॉर्चुनिटी, सूटेबल चांस, मुनासिब मौका पाना, उसकी तलाश करना। टू टेक टाइम द फॉर लॉक, इसका मतलब होता है वक्त का अच्छा इस्तेमाल करना। टू टेक टाइम बाय द फॉर लॉक यानी टू मेक द बेस्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, बेहतरीन, इसका मतलब सेम होगा। टू बिड वंस टाइम, टू टेक टाइम बाय द फॉर लॉक। उसके बाद जी टू वेदर अ स्टॉर्म, इसका मतलब होता है मुश्किलात का कामयाबी से सामना करना। टू वेदर अ स्टॉर्म यानी टू फेस डिफिकल्टी सक्सेसफुली। टू गिव अ ब्रॉड साइड, इसका मतलब होता है कि दुश्मन पर सख्त हमला करना, यानी टू मेक पावरफुल अटैक ऑन वंस एनिमी। तो टू गिव अ ब्रॉड साइड मतलब दुश्मन पर सख्त हमला करना। बेटा ये सारे वो हैं जो आपके जो आइडियम्स हैं, इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं, इनको जो है ना आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 2-3 दफा इसको जो है ना पढ़ें, इसकी प्रैक्टिस करें। तो मोस्टली जो है ना ये चीजें जो ये एडियम्स में से कम से कम कोई ना 15 से 20 एडियम्स ऐसे हैं कि जो पीपीएससी के पास्ट पेपर्स के अंदर में पूछे गए हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद आ जाइए वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, ऐसे अल्फाज जी आपको जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि मतलब जो है उनका जो मीनिंग जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आप ये देखें जी इसमें वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड यानी इनको आप पेयर ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। पेयर बन जाता है तो उसका मीनिंग नहीं क्लियर होता। द पेशेंट एब्सटेनेट फ्रॉम द हार्ड फूड, एब्सटेंस का मतलब होता है, सॉरी एब्सटेन नहीं, एब्सटेंस, एब्सटेंस का मतलब होता है बचना, परहेज करना। रेफ्रेन का मतलब भी होता है बचना, परहेज करना। ऊपर वाला जो है ना एब्सटेंस का मतलब होता है किसी यानी कि हार्ड फूड खाने से, खुराक यानी कि सख्त खुराक खाने से या फास्ट फूड खाने से परहेज करना। और रेफ्रेन का मतलब होता है जी बुरी आदतों से, बुरे मार्क्स देने से, बुरी बात करने से, इस तरह जो है ना वो बचना, गुरेज करना। नंबर 2 हमारे पास जी ही एक्सेप्टेड टू माय रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट करना मतलब जो है ना कबूल कर लेना, मान लेना। और यू नेवर कंसीड द अदर्स पॉइंट, और दूसरे का मतलब होता है कंसीड यानी तस्लीम कर लेना। तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट का मतलब भी तस्लीम करना, और कंसीड का मतलब भी जो है ना वो तस्लीम करना है। आगे जी अडॉप्ट और एक अडॉप्ट है। अब पहला वाला जो ए के साथ, दूसरा ओ के साथ है। अडॉप्ट का मतलब होता है जी ढाल लेना, यानी अपनी आदतों को जो है ना अपने करेक्टर को चेंज कर लेना, ठीक है। हालात के मुताबिक ढाल लें, अडॉप्ट योरसेल्फ टू योर सर्कमस्टांसेस, कि अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल लें। और आगे जी हमारे पास जो है ना अडॉप्टेड, अडॉप्टेड का मतलब होता है अपना लेना कोई नई चीज, मतलब यानी जिस तरह कहते हैं जी यतीम बच्चे को अपना लेना। द रिच मैन अडॉप्टेड द ऑर्फन एज ए सन, कि जो अमीर आदमी ने यतीम बच्चे को अपना लिया, ठीक है, अपने एक बेटे के तौर पर। फिर जी बेटा आगे ही अडॉप्टेड हैप्पी मूड, इसका मतलब होता है इख्तियार कर लेना। एक इसका मतलब ये भी है जिस तरह किसी गरीब बच्चे को अपना लेना, अपना बना लेना, या अडॉप्ट कर लेना मतलब एक अपना मूड चेंज कर लेना, बेहतर कर लेना। ये अडॉप्टेड अ हैप्पी मूड। तो इस तरीके से अडॉप्ट और अडॉप्ट में फर्क है। आगे नंबर 4 एडमिशन, एडमिशन जो है बेसिकली इसका मतलब ये है जी एडमिशन ऑफ वंस क्राइम इज गुड फॉर वन सोल, इतराफ कर लेना, मान लेना, ठीक है। एक तो मतलब ये भी होता है। और दूसरे नंबर पे एडमिशन दाखिला होता है जी, नो एडमिशन, ठीक है, विदाउट परमिशन, इजाजत के बगैर दाखिला, एंट्री नहीं है। तो इसके साथ साथ जो है ना एडमिटेंस होता है, इसका मतलब ये भी इसका मतलब भी होता है दाखिल होना, एंट्री। एडमिटेंस का मतलब भी और एडमिशन का दोनों का मतलब दाखिला भी होता है, और इतराफ करना भी होता है, कर लेना, तस्लीम कर लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हैव नो एडमिटेंस टू द ऑफिस, कि जो स्टूडेंट्स को यानी कि मुदाखलत का हक नहीं है ऑफिस में। इसी तरीके से जी नंबर 5 हमारे पास नेवर लूज हार्ट इन एडवर्स सर्कमस्टांसिस। एडवर्स का मतलब होता है नासाजगार, यानी कि सख्त जो हालात होते हैं, सीवियर किस्म के होते हैं, ठीक है, संजीदा किस्म के, यानी कि जो सीरियस किस्म के जो हालात है, तो एडवर्स कहते हैं उसको। और एक होता है एवर्स, AVERSE, तो इसका मतलब होता है खिलाफ होना, ठीक है। तो ही इज एवर्स टू माई गोइंग देयर,
मुखालिफ होना, खिलाफ होना, इत्तफाक ना करना। तो एवर्स का मतलब ये होता है। नंबर 6 ये हमारे पास अफेक्ट होना और इफेक्ट होना। अफेक्ट का मतलब ये दो, एक ये वर्ब है और इफेक्ट जो है ना बेसिकली नाउन है। दोनों का मतलब क्या, असर करना। ऊपर वाले का मतलब असर करना और जो इफेक्ट इसका मतलब होता है असर। ठीक है। नंबर 7 जी हमारे पास अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है प्यार, मोहब्बत, शफकत। यू हैव अ ग्रेट अफेक्शन फॉर चिल्ड्रन। ठीक है। और एक अफेक्शन का मतलब ये होता है कि यानी शी इज ऑल अफेक्शन विदाउट एनी सिंसियरिटी। यानी मतलब ये है कि वो एक शफकत मोहब्बत जो है ना वो तो है, लेकिन विदाउट एनी सिंसियरिटी, लेकिन उसमें वो नहीं है, खुलूस नहीं है। अफेक्शन का मतलब यानी कि दोनों जगह प्यार मोहब्बत ही है। ठीक है। शफकत। और ही हैज अ नाइस एंड एमिएबल पर्सनैलिटी। एक एमिएबल और एक एमिकेबल। ठीक है। एमिएबल का मतलब भी, इसका मतलब होता है अच्छे अखलाक वाला, एथिक्स जिससे अच्छे हो। ठीक है। तो ही हैज अ नाइस एंड एमिएबल पर्सनैलिटी, कि जनाब वो एक उम्दा और एक खुश अखलाक आदमी है, पर्सनैलिटी का मालिक है। और सेकंड जो एमिकेबल है, इसका मतलब होता है बेटा कि दोस्ताना, फ्रेंडली। ठीक है। तो कहते हैं जी दे केम टू एन एमिकेबल सेटलमेंट। ठीक है। कि वो दोस्ताना फैसले पर पहुंच गए, मतलब ये कि कोई साइन कर लिया और खुशी खुशी उसको हैप्पी मूड के अंदर। फ्रेंडली, एमिकेबल। ठीक है। दोस्ताना, खुशी खुशी। और दिस ऐसे इज फुल ऑफ एल्यूजन। एल्यूजन बेटा अगर ए के साथ हो, इसका मतलब होता है इशारे। ठीक है ना। इशारे, रेफरेंसेस वगैरह, इशारे, एल्यूजन उसको कहते हैं। साइट, हवाला। और नेवर रन आफ्टर इल्यूजन। ILLUSION। इल्यूजन का मतलब होता है कि धोखा, यानी कि फ्रॉड, धोखा। जाहिरी तौर पे मतलब ना इल्यूजन उसे कहते हैं कि बाहर तो अच्छा लग रहा हो, लेकिन हाँ यानी असलियत में कुछ भी ना हो। तो इल्यूजन उसे कहते हैं, धोखे को। तो नेवर रन आफ्टर इल्यूजन, के धोखे के पीछे, फ्रॉड के पीछे मत भागो। आगे जी नंबर 10 हमारे पास जी, ही इज अ मैन ऑफ अपोजिट। अपोजिट का मतलब पता होता है मुनासिब, एक होता है ना अपोजिट, मुखालिफ को कहते हैं। एक एक मिनट बच्चे को जो है। अच्छा। तो अपोजिट जो है ना बेसिकली ए के साथ हो तो मुनासिब, सूटेबल, स्फिशिएंट उसको कहते हैं। ठीक है। तो ही इज अ मैन ऑफ अपोजिट व्यूज, के वो मुनासिब ख्यालात का जो है ना मालिक है, अच्छे ख्यालात का मालिक है। तो ये पॉजिटिव में आता है। और जो अपोजिट है ना, इसका मतलब ये मुखालिफ होना, यानी जिस तरह ही बिलोंग्स टू द अपोजिट कैंप, कि जी अपोजिट कैंप यानी मुखालिफ कैंप से वो ताल्लुक रखता है। आगे जी हमारे पास एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है रुझान होना, मैलान होना, यानी किसी का इंटरेस्ट होना, एप्टीट्यूड उसे कहते हैं। तो यानी आई हैव नो एप्टीट्यूड फॉर पोएट्री, के मतलब मुझे पोएट्री का रुझान नहीं है, मैलान नहीं है, मेरी तबीयत जो है ना उसकी तरफ नहीं है। कुछ लोगों को होता है एप्टीट्यूड, मतलब मैलान होना, रुझान होना। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, आई हैव नो एप्टीट्यूड फॉर पोएट्री मीन के उस पर्सन को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। यू कैन नॉट डिनाई द एप्टनेस। एप्टनेस का मतलब होता है मुनासिब होना। जिस तरह अपोजिट पढ़ा है ना ऊपर मुनासिब, इसी तरह एप्टनेस मुनासिब नाउन है। तो यू कैन नॉट डिनाई द एप्टनेस ऑफ हिज एडवाइस, कि तुम उसकी नसीहत की, यानी कि जो मौजूनियत से इनकार नहीं कर सकते, यानी उसकी जो नसीहत है वो मुकम्मल तौर पे मुनासिब है, आपके लिए फायदेमंद है, यूजफुल है, वैल्यूएबल है। तो एप्टनेस मतलब मुनासिब होना, स्पीशियंट होना। द प्रेसिडेंट गेव हिज एसेंट टू द बिल। जो प्रेसिडेंट है, जो सदर है, उसने अपनी यानी कि रजामंदी का, एसेंट का मतलब होता है बेटा मंजूरी। तो उसने अपनी मंजूरी दे दी, एसेंट कहते हैं मंजूरी को। ठीक है। तो यहाँ तक बेटा आपके ये हो गए, जो जिनको आप जिन्हें वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, बाज बात बच्चे को ना कंफ्यूज कर देते हैं जी इसका मीनिंग क्या है। फिर वर्ड्स के वाले से भी जो है ना वो क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। तो ये सारे वो हैं। जी समझ आया बेटा आपको? जी सर। यस सर। यस सर। अच्छा। तो इसका इसका PDF मैंने जो है ना वो रखा हुआ है, तो बल्कि ग्रुप में भी शेयर कर दिए। तो ये चीजें वो होती हैं जो जस्ट एक दफा सुनने से चले समझ तो आ जाती हैं, लेकिन ये है कि इनको ना याद रखने के लिए जरूरी है कि आप जो है ना इनको मतलब प्रैक्टिस में लेके आए चीजों को, सेंटेंसेस में इनको इस्तेमाल करें। और कोशिश क्या करें कि डान जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़ा करें।
तो वहां इस तरह की चीजें जो है ना वो आती रहती है। वो जब सामने आज बंदा उसको अंडरलाइन कर ले, सही है। तो पैराग्राफ सर एक में से ही जो भी है, जी सर एक सवाल है जी। सर, ये न्यूज़पेपर किस तरह पढ़ना चाहिए, मतलब इसका क्या अच्छा, तरीकाकार है? तो इसका तरीकाकार ये है, सुन ले सब ध्यान से इसको, बल्कि ये कुछ चीजें मैं शेयर करता हूँ, इनको ना अपना पॉइंट आउट कर लें। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का बेटा तरीकाकार ये है कि सबसे पहले, फॉर एग्जांपल आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, ओपिनियन ना पढ़ें क्योंकि ओपिनियन बड़ी होती है, तो एडिटोरियल में आप पढ़ें। आपने एक एडिटोरियल सेलेक्ट कर लिया, जिस तरह फॉर एग्जांपल आज का एक एडिटोरियल था, वो था, एक मिनट, वो ना उसके ऊपर था, मैंने आज उसको पढ़ा है, वॉर वॉर ऑन क्रिसमस। ठीक है, आज का एक आर्टिकल था वॉर ऑन क्रिसमस। ठीक है, तो यानी जो क्रिसमस है बेसिकली उसके ऊपर एक वॉर। अब ये आपको पता है कि 25 दिसंबर जो है ना, बेसिकली ये क्या उनका एक सेलिब्रेशन होती है जो क्रिश्चियन उसे बिलोंग करते हैं। तो अब ये इंडिया के अंदर बेसिकली ये सारा सीन हुआ है कि वहाँ के जो लोग थे ना, जो यानी एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने उनके ऊपर जो है ना कुछ यानी कि हमला किया है, उनकी डेकोरेशन खराब की है, उनके क्रिसमस सिस्टम को रोकने की कोशिश की है, तो काफी ना मतलब फाइट करने की कोशिश की है। वहाँ की जो हिंदुत्वा एक पार्टी है, वहाँ के जो लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट है, शिद्दत पसंद। अब बेटा ये है कि अब आपने पूछा ये कि इसको पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप टाइटल को समझने की कोशिश करें कि ऊपर जो टाइटल उन्होंने दिए है ना, कि ये टाइटल बेसिकली है क्या, उसको समझें। फिर उसके बाद आपने एडिटोरियल को रीड आउट करना है सारे को, थोड़ा सा ना मतलब ऊंची आवाज से, मुंह बंद नहीं पढ़ना, आपने उसकी रीडिंग करनी है प्रॉपर तरीके से। उसमें एक या दो या तीन पैराग्राफ आपको नजर आएंगे, तो उनको आप रीड आउट करें। और जिस दौरान आपने उसकी रीडिंग करनी है, तो आपने ये भी नोट करना है कि मुझे कितने वर्ड्स आते हैं, ठीक है, और कितने नहीं आते, यानी जिनका मीनिंग आपको क्लियर है। अब आप रीडिंग करते करते आपने ना ये करना है कि अपने पास एक हाइलाइटर रखना है। जो वर्ड्स आपको जिनका मीनिंग आपको आता नहीं है, आपने कभी सुने या नहीं सुने, ठीक है, लेकिन आपको ना वो क्लियर नहीं है कि इनका मीनिंग क्या है, तो उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, आप एक ग्रीन हाइलाइटर ले लें और एक ले लें ऑरेंज। जो ग्रीन है उससे आपने हाईलाइट करना है उन वर्ड्स को कि जो जिनका मीनिंग आपको नहीं आता। ठीक है, और जो ऑरेंज कलर का जो हाइलाइटर होगा उसमें आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो है ना वो हाईलाइट कर लेना है, कि जिसमें आपको किसी इदारे का नाम मिल जाता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल यूएनओ की रिपोर्ट है वो आपने उसको यानी वो आपके लिए सपोर्टिव हो जाते हैं। उसमें करंट अफेयर्स के हवाले से जो इम्पोर्टेंट कोई बात आपको कोई यानी कि इम्पोर्टेंट कोई फिगर आपको मिल जाता है, कोई फैक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो उसको आपने अंडरलाइन कर लेना। अब आपने क्या करना है कि उस एडिटोरियल में से आपने देखना है कि जी इसमें कितने वर्ड्स ऐसे हैं कि जो मुझे नहीं आते। तो डेफिनेटली जब आपने उनको हाईलाइट किया होगा, तो कम से कम आपके पास कोई ना 8 से 10 वर्ड्स ऐसे निकल आएंगे पूरे एडिटोरियल में से जो आपको नहीं आते। तो उनको आपने तो वो जो है ना, आपने उसके ऊपर उनको, ये आप चेक करें, आज के एडिटोरियल था बेटा ये, 29 दिसंबर। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ से तकरीबन स्टार्ट किया था, ये चेक करें। ग्रैबिंग, ट्रैप्ड, प्रोलॉन्ग। अब इसका ये देखें मैंने कितने सिनोनिम लिखे हैं। ग्रैबिंग का मतलब होता है पकड़ लेना, गिरफ्तार कर लेना, बंद कर लेना, सीजिंग, एक्सक्यूज मी सर। स्नैचिंग, क्लचिंग, सर और ब्लर इसी है। तरीके से ग्रैस्पिंग। ठीक है, सर वीडियो टैकिंग, ब्लर है, कैप्चरिंग। नजर ही नहीं जी आ रहा जी, कुछ। हाँ, नजर नो नहीं आ रहा? सर। बेटा मैं वो आपको दिखा रहा हूँ बेसिकली, मेरी बात सुने ना, समझा नहीं रहा आपको, मैं दिखा रहा हूँ, मतलब इस तरीके से आपने स्ट्रगल करनी है कि मतलब ये देखें, एक वर्ड आपके सामने है, इसके ये कितने मैंने जो है ना रेड पेंसिल से सिनोनिम्स लिखे हैं, और जो ब्लू पेंसिल है इसे एक वो वर्ड लिखे है, उसके साथ मैंने वो सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। ट्रैप एक वर्ड है, कितने सिनोनिम मैंने लिखे हैं,
अब यहाँ आप देखें कि जब मैंने इसको एडिटोरियल को कंप्लीट कर लिया, उसके लास्ट में मैंने क्या किया कि जी उसकी एक समरी बना के लिख दी जी। ठीक है, ये सारी उसकी समरी लिखी मैंने। इसी तरीके से सेकेंड एडिटोरियल लिखा, उसके वर्ड्स निकाले, सिनोनिम्स निकाले। तो आपने बेटा यही करना है कि इसी तरीके से वर्ड्स को जो है ना पकड़ लेना और उनके साथ साथ सिनोनिम्स लिखने, और उसकी जो समरी है ना अपने अल्फाज में उसको आपने लिख लेना है। तो वो कभी भी नहीं भूलेगा फिर आपको, और साथ साथ आपके करंट अफेयर्स भी तैयार होते रहेंगे। जी सर ठीक एक है सर। हाँ जी, सर तो इसके ना मैं बेटा आप जी सर जी मेरी तो ये रूटीन थी, मसलन कोई एडिटोरियल आ गया ना सर, उसका पहले मतलब हाँ हाँ। सर उर्दू भी साथ आती है ना, तो खुद मतलब उसका ट्रांसलेशन करना इंग्लिश में, तो फिर देखना कि जो उसने ट्रांसलेशन की है उसमें और मेरी में क्या फर्क है मतलब। लेकिन सर उससे टाइम बड़ा मतलब बहुत ज्यादा टाइम उसके लिए चाहिए। नहीं, बेटा पता क्या है, अब हम कोई ना ऐसे तो है नहीं कोई, यानी कि 8 क्लास के 10th क्लास के बच्चे नहीं है कि जी जी हम सर। अब जो है ना एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन देखें, क्योंकि बेसिकली हमें जो है ना ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है अब, और ना ही कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है कि जी आप ट्रांसलेशन करें। आपने ये देखना है कि जनाब के जो वर्ड्स मीनिंग इसने लिखे हैं ना, जो आए हैं एडिटोरियल के अंदर, उनमें से कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको आते हैं और कितने ऐसे हैं जो आपको नहीं आते। जो नहीं आते उनको आपने अपने रजिस्टर पर लिख लेना है। तो जब वर्ड्स जी के मीनिंग आपको बेटा आ जाएंगे तो डेफिनेटली आप ट्रांसलेशन कर ही लोगे। हमने उसको ना कंपेयर नहीं करना कि जी मेरी ट्रांसलेशन कैसी है और उसकी कैसी है। हमारा बेसिकली पर्पस ये है कि हमने उसमें से वो निकालना है कि जी एक तो हमने अपना करंट अफेयर्स उससे मजबूत करना है, और दूसरे नंबर में हमने ये चेक करना है कि जी हमारी इंग्लिश इससे कितनी स्ट्रांग हो रही है। और फिर आपने हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना है, उसको ग्रामेटिकली अंदाज में देखना है कि जी इसका जो स्ट्रक्चर क्या है, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, एक्टिव वॉइस टेंस है, पैसिव वॉइस टेंस है, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, या इसमें से कोई कोई इडियम, अगर कोई आपको इडियम मिल जाता है बेटा तो उस इडियम को आपने, आपके पास मिसाल के तौर पे कोई दूसरे कलर का कोई होगा, यानी वो हाईलाइटर फॉर एग्जांपल, जिस तरह आपके पास रेड कलर का हाईलाइटर है, तो आप उससे उसको हाईलाइट कर लेते हो। कोई फ्रेजल वर्ब आपके सामने आ जाता है, कोई इडियम आ जाता है, ठीक है, उसको आप हाईलाइट कर लें, और उसके ग्रामर का स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करनी है। क्योंकि बिगिनर्स है ना, स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, यानी जी उससे आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। और जब सर वो इंग्लिश कहते में हैं मतलब ट्रांसलेशन से भी फिर कोई फायदा नहीं होता, मसलन उर्दू से साथ लिखी हो तो आप इंग्लिश में कुछ उसे भी ट्रांसलेट करें। जरा बराबर ही फायदा नहीं होगा बेटा आपको, पता क्यों? जी सर। क्योंकि जी सर। डेफिनेटली तो, यानी कोई भी आपको पैराग्राफ दे देंगे वो पेपर में, ऐसा तो नहीं है कि मतलब वही आपको जी सर। एडिटोरियल दे देंगे उठा जी के। सर। हमारा मकसद ये है कि हमने अपनी कर लेनी है कि हमारे सामने जब भी कोई पैराग्राफ आए तो हम उसको, यानी कि जल्द ही उसको समझ जाए, दो तीन जी चार मिनट में उसको पढ़े एडिटोरियल को, और हमें वो समझ में आ जाए। जिस- आप सबने पीएमएस के लिए अप्लाई करना है कि नहीं करना? जी सर। करना है ना पीएमएस के। अब जी उसमें आप ये देखें, इस तरह कम से कम 2 क्वेश्चन हमारे ऐसे होंगे जिनमें हमने क्या करनी है जी, प्रेसी करनी है उसको, यानी ग्राफ को कंसाइज करना है, प्रिसाइज करना है। अब डेफिनेटली वो बच्चे उसको कर सकेंगे कि जिनकी हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर होगी। अगर नहीं, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो क्वेश्चन, ठीक है। तो इनसे मेरी कोशिश है कि मैं ना प्रॉपर एक अपना क्या कहते हैं सेशन बनाने जा रहा हूँ ग्रामर का ना, कि जिससे मैंने पीएमएस ग्रामर की और उसमें साथ साथ यानी कि पीएस जो इंग्लिश ऐसे है उसकी प्रैक्टिस करवानी है उसमें। वो टोटल होगा ही सिर्फ इसी के ऊपर ही, कि उसमें इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है। और उसकी हमारी जो है ना कोशिश है कि अगर बच्चे उसमें रिस्पॉन्स करेंगे तो डेफिनेटली वीक में 3 क्लासेस होंगी, और एक क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह 2 न्यूज़पेपर को इंशाल्लाह जो है ना करवाया करूंगा आपको, ताकि आपके 6 दिनों के जो है ना वो आर्टिकल्स तैयार हो जाए आपको। उसमें 3 एडिटोरियल्स हुआ करेंगे और 4 हुआ करेंगे। तो जो जो बच्चे भी इसमें मतलब डिजायर रखते हैं, जिनको मतलब शौक है पढ़ने का, तो इंशाल्लाह जो है ना उनके लिए हम एक सेशन जो है ना वो बनाने जा रहे हैं। ग्रामर के एक सर एक पॉइंट को इंशाल्लाह करेंगे। हाँ, ग्रामर के एक पॉइंट को बेटा इंशाल्लाह नोट कराया करूंगा आपको। आपको मैंने समझाना है, सिखाना है बल्कि, कि जी ग्रामर बेसिकली है क्या और इसको यूज कैसे करना है। एडिटोरियल वाले ने ग्रामर कैसे यूज की है, स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, सिंपल, बहुत बेटा दरिया समुंदर है ये। तो अगर तो जो है ना स्टूडेंट्स फुल डिजायर है, मतलब जो उनका माइंड है वो लॉन्ग फॉर करते हैं कि जी हमें जो नई चीजें सीखनी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए,
तो डेफिनेटली इंशाल्लाह हम उनके लिए सेशन जो है ना लॉन्च कर रहे हैं, तो जिसमें आपका जो है ना इंग्लिश एसे, इंग्लिश ग्रामर और जो पीपीएससी और एफपीएससी के जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, जो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन बट हैज बीन आस्क्ड इन द पेपर, सो दैट्स व्हाई दे क्लिक द रॉन्ग आंसर। हालांकि उनको पता है कि जी ये आंसर ठीक था, लेकिन स्टेटमेंट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, सो दैट्स व्हाई दे पुट द रॉन्ग आंसर। उनको नहीं पता लगता। तो इसीलिए बेटा जो है ना कि इट इज योर नेसेसरी थिंग इन योर लाइफ दैट के यू मस्ट बी एनर्जेटिक इन इंग्लिश। कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि अपनी ग्रामर को बेटा इंप्रूव करना है, सो देयर इज नो फर्दर टाइम फॉर यू, क्योंकि अब तो इतना टाइम नहीं है आपके पास, एज भी दिन ब दिन आगे बढ़ रही है और मतलब सारा कुछ है। तो अभी से अगर आप इस सेशन को इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। क्योंकि अब टाइम नहीं इतनी जल्दी होती है, बंदा इतनी मतलब टाइम लगे टेस्ट पास होता है, तो आगे उसको नई मुसीबत हो, सॉरी इंग्लिश है जी कैसे की, तो वो आता नहीं, तो जिसकी वजह से सीट नहीं फाइनल होती। ठीक है, तो यार अब कोई भी बेटा सीट आती है ना बड़ी बड़ी से विचार बेटा, उसमें आप देखते हैं खुद भी कि जी तो फिर आगे जनाब ये मुसीबत की जी अब इंग्लिश ऐसे वो आता नहीं है, ऐसे से उसकी प्रैक्टिस नहीं है, करंट अफेयर्स जो है बिल्कुल जीरो लेवल पे चल रहे हैं, पता ही नहीं है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। सोमालीलैंड का पता है किसी को आजकल जो मामला चल रहा है सोमालीलैंड का? जी यस सर। आप, हाँ जी सर। क्या हो रहा है जो सोमालीलैंड इस्लामी मुस्लिम्स के लिए बनाए हैं सेपरेट। हाँ सर वो सोमालीलैंड को इसराइल ने तस्लीम कर लिया है। सोमालिया से एक टूटा हुआ मुल्क अलग है वो। सर ये हॉर्न ऑफ इसराइल ने क्या हॉर्न किया है? ऑफ अफ्रीका में है वो, अफ्रीका अच्छा अच्छा, कॉन्टिनेंट में। कहाँ पे है साउथ में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये चीजें ये अच्छी बात है माशाल्लाह आप इन चीजों, लेकिन ये कि इसका आर्टिकल पढ़ा आपने सोमालीलैंड के वाले से? नो सर। किसी एक बच्चे ने पढ़ा हो? अब इतनी डिटेल में मतलब डिस्कशन की गई है ना इस पे डार्क न्यूज़पेपर में सोमालीलैंड की, कि आप पढ़े ना तो आप हैरान होंगे कि मतलब इसके पीछे क्या सीक्रेट्स हैं। इसराइल ने इसको तस्लीम किया और डेफिनेटली जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं उनके लिए इसके क्या ड्रॉबैक्स होंगे, क्या प्रॉब्लम्स होंगी, वो सारा उसने बड़ा खोल के लिखा है। और इसकी फिर क्या वजूहात है जिसकी बेस पर जो है इसराइल इसको तस्लीम कर रहा है, और इस वक्त जो है ना वो यूएस से क्या देखना चाह रहा है, किस चीज का वेट कर रहा है। ठीक है, तो वो किस चीज की मतलब अपने आप को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो ये ना पूरी बड़ी बेहतरीन किस्म की एक डिबेट उसने की है आर्टिकल में ना। तो अब ये चीजें बेटा जब आप आर्टिकल्स पढ़े हुए ना तो डेफिनेटली आपके करंट अफेयर्स अच्छे होंगे, आपको लिखना आएगा बेटा, इंग्लिश ऐसे लिखना आएगा, ग्रामर स्ट्रांग होगी, इंग्लिश ऐसे ठीक होंगे। तो बस खाली ना एक एक वन लाइनर एमसीक्यूज पढ़ने से कुछ भी नहीं मिलना। क्या ख्याल है? जी सर। सर ऐसे ही है जी जैसे सर। हम कह रहे हैं। सर आप क्या डेली डाउन जो पेपर्स हैं न्यूज़पेपर्स शेयर कर सकते हैं ग्रुप में? जी जी, मैं रोजाना शेयर कर सकता हूँ बेटा आपके साथ, लेकिन ना उसका शेयर करने का फायदा तब होना है मुझे बेटा जो लगता है, क्योंकि जब तक आप इसका प्रॉपर सेशन नहीं ना लेंगे, क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हैं बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं। चीजों का आइडिया है, आप माशाल्लाह तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये कि ना वो एक डायरेक्शन में अगर होगी ना उसका ज्यादा फायदा होगा। सेशन लें, एक ग्रामर सीखें, अपने सेंटेंसेस को इम्प्रूव करें, लिखना सीखें, सेंटेंस बनाना सीखें। जो चीजें आप पढ़ रहे हो कम से कम इतनी आपके अंदर जो है ना एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको जो है ना अपने अल्फाज में लिख सकें, क्रिटिसाइज कर सकें, एनालिसिस कर सकें। सर जी कब से होगा, मतलब क्या डेट एक्सपेक्टेड है उसकी इसके सेशन ना की? अभी हम, हाँ अभी हम इसकी रिसेशन ओपन कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह कल से ना। तो इसमें देखते हैं कि अगर हमारा मिनिमम 10 स्टूडेंट्स पे अगर बेटा हो जाते हैं ना उसमें, तो मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करवा दूंगा।
सर हम ठीक लाजमी है करेंगे ये वाला, और ये बहुत हाँ ज्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। बिल्कुल, इसके बगैर गुजारा ही नहीं, क्योंकि आप जीके जितना मर्जी बेसिक है तैयार ना, कर तो लें। बेसिक चीजें आएंगी तो फिर ही हम करेंगे ना आगे। तो ये जी जी, ग्रामर वगैरह और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो बेचारे स्टूडेंट्स कुछ मिले थे जी, वो कह रहे थे जी हमने सर वो बड़ी मुश्किल से वो पेपर पास किया जीके का एसडीओ में ना। अब आगे वो कहते जी वो नेक्स्ट जो पेपर में गए ना क्या कहते हैं उसमें इंग्लिश ऐसे के लिए, तो वहां जाके जनाब हमारी लस्सी निकल गई, हमसे आउटलाइन ना बने सही, तो सर उसका कोई वही ना, फायदा भी। तो हाँ, क्या फायदा फिर इतनी मुश्किल से वो वाले टेस्ट क्लियर करें और आगे इधर फंस जाएं, तो अब फिर वो क्या यही कह फायदा। रहा था, वो यही कह रहा था, कहते सर मैंने ना तकरीबन 3 4 5 5 6 माह मुसलसल जो ना वो रट्टे छट्टे लगाए, तैयारी शारी की है, और एंड पे आके फंस गया, फुल डिसअपॉइंट हुआ पड़ा था, सर वही ना, बहुत ऐसे ज्यादा ही होना था। हम्म। तो बेटा इतनी तैयारी कर रहे हो माशाल्लाह, आप सब लोग जो ना चीजें छोटी छोटी चीजें तैयार कर रहे हो, लेकिन आगे जाके आपको ना कमीशन ने नया पंगा डाल देना है कि जी इंग्लिश ऐसे। तो इसीलिए बेहतर ये है कि जहां आप टाइम उसको जीके को दे रहे हो ना, उससे ज्यादा आपको जो है ना कि मोर एक्टिव होना चाहिए इसके लिए, इंग्लिश ऐसे के लिए और यस सर, ग्रामर के साथ लिए। साथ लेके चलेंगे हाँ तो जी, फिर अच्छी तैयारी हो जाएगी। हाँ जी, इंशाल्लाह मैं क्लास जो है ना स्टार्ट करने जा रहा हूँ, स्पेशल सेशन होगा इंशाल्लाह उसमें। पीएमएस के लिए भी अप्लाई करें, 1 जुलाई से इंशाल्लाह, वो सॉरी जून जनवरी से वो इसकी सीट्स ओपन हो रही है पीएमएस की, और सीटें भी काफी ज्यादा है। तो उसमें यस सर। इंशाल्लाह हो सकता है कि हम ना पीएमएस का पूरा सेशन ही मैं दे दूं, ठीक है। सर फिर उसमें तो मतलब ज्यादा मुझे फायदा हो जाएगा। हाँ जी, तो उसमें स्पेशल जो पहले हम इंशाल्लाह अपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनको भी साथ साथ लेके चलते रहेंगे, और साथ में जो कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स हैं ना उनके ऊपर भी इंशाल्लाह हम स्ट्रगल करेंगे ज्यादा से ज्यादा। यस सर। हाँ जी, पीएमएस का सब अप्लाई कर दो, आपको ना इंशाल्लाह इसी बहाने से आपकी इंग्लिश ग्रामर ऐसे राइटिंग ये सेट हो जाना है, वैसे नहीं बनना पड़ता। और आज से एक अज़म यस सर, करके ऐसे ही उठेंगे कि हमने रोजाना जो है ना इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना है, 3 एडिटोरियल्स होते हैं और 4 ओपिनियंस होती है, जब तक आप उसको मुकम्मल कर ना लें आपने मतलब सोना नहीं है। है। जी डेली की ठीक है एक सर। रूटीन बना लें। जी हाँ जी, ठीक है बेटा। जी सर। जी सर। ओ- ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज सर।